Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of our college Dr. Radhakrishnan Girls College। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नई अपडेट्स हैं वो जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल हो सकें। तो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है बिजनेस लॉ। लास्ट क्लास में अपनों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले अपनों ने उसमें एक वर्ड देखा था प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब था कि जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इंटेंशन देता है या उसको कोई ऑफर देता है किसी चीज के लिए, कुछ परचेज करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो वो प्रपोजल था। उसके नेक्स्ट वर्ड आया था एक्सेप्टेंस। जब सामने वाला पर्सन उस पर एग्री हो जाता है, उस चीज को बेचने के लिए, उस चीज को करने के लिए रेडी हो जाता है, तो वो था एक्सेप्टेंस। उसके बाद अपने एक वर्ड देखा था इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जैसे कि एक बार अपने देखते हैं, सबसे पहले आया था प्रपोजल, फिर आया था एक्सेप्टेंस, फिर अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब था कि लॉ में या पुलिस में जाके आप इस एग्रीमेंट को लेके हेल्प ले सकते हो। जैसे अपनों ने एग्जांपल लिया था एक फर्नीचर वाली शॉप से चेयर्स परचेज करने का, टेबल परचेज करने का, वो एग्रीमेंट बिल्कुल सही था, तो मैं उस एग्रीमेंट के लिए लॉ में जाके या पुलिस में जाके हेल्प ले सकता हूं। अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ था तो ये लास्ट में बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। यही इसकी डेफिनेशन थी, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब होप सो लास्ट क्लास अपने को रिवाइज हो गई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए उसमें काफी चीजों का होना जरूरी है, जो कि उसके होते हैं एसेंशियल्स। इन एसेंशियल्स के बिना वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा या वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहला जो एसेंशियल है वो है प्लुरैलिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि मोर देन टू पार्टीज। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, एक एग्रीमेंट को करने के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है? मान लो मैं हिमांशु हूं, मैंने खुद से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने खुद से ही ये मार्कर खरीदना है, तो क्या मैं खरीद सकता हूं? पहले मैं खुद को ही ऑफर दूंगा कि मैं ये मार्कर खरीदना चाहता हूं, फिर मैं खुद को ही एक्सेप्टेंस दे दूंगा, हाँ मैं ये मार्कर बेचना चाहता हूं, फिर जो पेमेंट होगी वो भी मैं खुद से खुद को ही ट्रांसफर करूंगा। तो क्या ये चीज आपको कहीं से भी लॉजिकल लगी? कुछ भी इसमें लगा भी हाँ ये चीज हो सकती है या ऐसा सही है करना? तो एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। पार्टीज दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। अगर दो पार्टीज होंगी तभी अपने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड एग्रीमेंट कर पाएंगे। अब पार्टीज दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे या अपने एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। अब सेकंड है एग्रीमेंट, जो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट करना कितना इजी है। कोई भी पर्सन एग्रीमेंट कर सकता है। डेली लाइफ में अपने भी बहुत से एग्रीमेंट करते हैं। जैसे मान लो आप घर पे हो, आपने घर से कोई सामान लेके आना है, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि जाके ये सामान ले आओगे, उन्होंने प्रपोजल दिया, आपने कहा कि हाँ मैं जाके ले आता हूं, तो आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, तो ये एग्रीमेंट बन गया। अब इतनी आसानी से आप एग्रीमेंट बना सकते हो, कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है, पर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो अपने ये एसेंशियल्स अपने को बताएंगे। अब थर्ड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। या फिर इसे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है कि आपने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस आ गया, वैलिड एग्रीमेंट बन गया,
पर क्या आपने जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के फेलियर के बाद आप उसको कोर्ट में ले जाना चाहते हो, उसके ऊपर पुलिस केस करना चाहते हो? अगर ऐसा आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होगा, अदरवाइज वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा। डेली लाइफ में ऐसे बहुत से अपने एग्रीमेंट्स होते हैं जो वैलिड एग्रीमेंट तो है, बट वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में, जैसे अभी भी अपने एक एग्जांपल डिस्कस किया कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि जाके मार्केट से ये सामान ले आओगे, आपने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद भी कई बार होता है कि अपने मान लो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी अदर काम कर रहे हैं, तो अपने माइंड से स्किप हो जाता है, अपने भूल जाते हैं वो सामान लेके आना। तो क्या आपके पेरेंट्स आप पे केस करते हैं? ऐसा तो नहीं होता। भी आपको मान लो कहा था कि ये राशन वाली दुकान से ये तीन चीजें लेके आनी है जो घर पे खत्म है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप वो सामान लाना भूल गए और आपके पेरेंट्स आप पे केस कर दें, या आपका कोई अदर फैमिली मेंबर आप पे केस कर दे कि आप ये सामान नहीं लेके आए, इसलिए आपको पुलिस में जाना पड़ेगा या कोर्ट में केस चलेगा। ऐसा तो नहीं होता। वो किस लिए नहीं होता? क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाली अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती, अपने कोई ऐसा मन में होता ही नहीं है कि कल कोई मान लो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके रिगार्डिंग अपने केस करेंगे। अब एक और एग्जांपल, जैसे मान लो जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में कोई भी पार्टी हो, जितनी अपने इंडिया में पार्टीज हैं, वो आते हैं घर घर आके वोट मांगते हैं, कुछ प्रोमिस करते हैं, हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम ये करेंगे, फ्री मोबाइल फोन बांटेंगे, गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे, आपके अकाउंट में हर मंथ पैसे डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पर जब उनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके बाद वो प्रोमिस कभी भी पूरे नहीं होते। ये ऐसे बहुत से लोग हैं जो भूल जाते हैं कि हमने हाँ ये प्रोमिस भी किया था। अब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने प्रपोजल दिया, हाँ हम ये करेंगे, आपने उनकी बात मान के एक्सेप्टेंस देके उनको वोट डाल दिया, अब आप उन पे जाके केस करोगे भी आपने उस टाइम हमें ये प्रोमिस किया था पर अब आप उस प्रोमिस को पूरा ही नहीं कर रहे तो हम आप पे केस करेंगे? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। पर एक केस ऐसा देखते हैं जिसमें अब ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप सेटिस्फाई करेगा। आप मोबाइल लेके आए, आपने नया मोबाइल लिया। अब जैसे आपने न्यूज में देखा हो कि जो MI कंपनी है उसके मोबाइल जब काफी हीट हो जाते हैं तो वो ब्लास्ट कर जाते हैं। अब आपने मोबाइल लिया, अब इंडिया में इस टाइम इस मौसम में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर नियर बाई 50 डिग्री टच कर जाता है। अब मोबाइल लिया, आपने मोबाइल को चार्ज लगा के छोड़ दिया, दोपहर का टाइम, गर्मी वैसे ही 50 डिग्री क्रॉस कर रही है, ऊपर से मोबाइल खुद गर्म हो रहा है, तो मोबाइल ब्लास्ट कर गया। अब कंपनी आपको क्लेम देने से मना करेगी? या आपने जब मोबाइल लिया था तो कंपनी ने आपको वारंटी दी थी कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ये आपके मोबाइल को कुछ भी हुआ, जिसमें बैटरी की जो वारंटी होती है वो 6 महीने की होती है, उस टाइम में कुछ भी हुआ तो हम आपको मोबाइल रिपेयर करके देंगे, और आपका तो 10 दिन के अंदर ही मोबाइल खराब हो गया या ब्लास्ट हो गया, तो उस केस में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कंपनसेशन दे, आपको नया मोबाइल दे, उस मोबाइल को रिप्लेस करके दे। तो जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट में या हर एग्रीमेंट में ये सिचुएशन वेरी करेगी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे डोमेस्टिक फैमिलीज में या डोमेस्टिकली बहुत से ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस कर देता है कि मैं ये गिफ्ट ला के दूंगा, बट वो लाना भूल जाता है, नहीं ला पाता, तो ये तो नहीं है कि वाइफ उस पर केस कर दे कि ये मुझे गिफ्ट नहीं दिया और मैं केस करूंगा। तो ऐसे केसेस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। अब सबसे पहला अपना पॉइंट था मोर देन 2 पार्टीज या प्लुरैलिटी ऑफ पार्टीज, उसके बाद है एग्रीमेंट, थर्ड है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फोर्थ पॉइंट है आगे अपना कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है कि एक पार्टी ने जब दूसरी पार्टी को ऑफर दिया कुछ काम को करने के लिए या किसी चीज के लिए, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिया, क्या दोनों ने जो प्रपोजल का ऑब्जेक्ट था और जो एक्सेप्टेंस उसने जिस बात को लेके दी वो दोनों सेम ही हैं या अलग अलग है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अपने समझते हैं, एक R नाम का पर्सन है, उसने Y नाम के पर्सन को ऑफर दिया या प्रपोजल दिया कि मैंने तेरा हाउस परचेज करना है।
अब वाई के 3 हाउस हैं, 2 वाइट कलर के हैं, एक येलो कलर का। अब आर ने कहा मैंने तेरा घर खरीदना है, बट कौन से वाला घर खरीदना है ये आर ने नहीं बताया। 2 वाइट घर थे उसके पास और एक येलो घर था, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला। आर ने कहा कि मैंने व्हाइट हाउस परचेज करना है, अमेरिका वाला व्हाइट हाउस नहीं, जो वाई का व्हाइट हाउस है वो वाला। अब कौन से वाला व्हाइट हाउस परचेज करना है ये क्वेश्चन में या आर ने क्लियर नहीं किया। अब मान लो आर ने सोचा कि उसने फर्स्ट वाला परचेज करना है और वाई ने सोचा कि वो सेकंड वाला खरीद रहा है, तो क्या दोनों सेम चीज पे एग्री हुए? क्या आर और वाई दोनों सेम घर पे एग्री हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो इस चीज को कंसेंट नहीं कहेंगे। आर ने कहा मैंने घर खरीदना है, वाई ने कहा हाँ मैं घर बेचने के लिए रेडी हूं, बट आर ने कहा मैंने पहले वाला खरीदना और वाई ने कहा मैं दूसरे वाला बेचने के लिए रेडी हूं। तो उसने कहा मैं घर खरीद रहा हूं, वो कहता हाँ मैं बेचने के लिए तैयार हूं, मैं बेच रहा हूं। अब पर घर का नंबर तो दोनों का अलग अलग था। अब कल को वो जब घर देखने जाएगा या पेमेंट करेगा या घर की चाबी लेने जाएगा, तो वाई कौन से घर की चाबी देगा? सेकंड वाले की। और आर कौन से घर की चाबी चाहेगा? फर्स्ट वाले की। तो दोनों में दिक्कत आएगी, उस टाइम फिर प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक एसेंशियल लाया गया कंसेंट, यानी कि जब दोनों पार्टीज, एक ने प्रपोजल दिया दूसरे ने एक्सेप्टेंस दिया, तो वो दोनों एक ही चीज पे होना चाहिए, यानी कि जो दोनों का ऑब्जेक्ट है, जो दोनों का मेन सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। अब इसने कहा कि मैं येलो वाला हाउस खरीदना चाहता हूं। अब इसके पास सिर्फ एक ही येलो वाला मकान है, तो इसने किस घर के लिए कहा? थर्ड वाले के लिए। इसने भी थर्ड वाले के लिए एक्सेप्टेंस दिया, दोनों सेम चीज पे एग्री कर रहे हैं। इसने भी थर्ड पे कहा, इसने भी थर्ड पे कहा, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है, तो ये कंसेंट माना जाएगा। अब ऐसे ही और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप कार का एग्जाम्पल देख सकते हो इस चीज में, किसी बुक का एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे अगर आप में से कोई कंपटीशन लाइन की तैयारी कर रहा हो, तो मान लो जनरल नॉलेज की बुक है। जनरल नॉलेज की बुक कई तरह की आती है, कई टीचर्स की आती है, कई ऑथर्स की बुक आती है। तो अब आपने कहा कि मुझे जीके की बुक खरीदनी है करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर में मान लो 1 2 3 4 ये 4 ऑथर हैं। अब आपने फर्स्ट वाले की खरीदनी है, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की या फोर्थ वाले की, आपको उसको बताना पड़ेगा। आप कहोगे मैंने फोर्थ वाले की खरीदनी है, अगर शॉपकीपर के पास फोर्थ वाले की अवेलेबल होगी तो वो आपको दे देगा, नहीं तो आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं देगा। तो ऐसे करके अपना जो कंसेंट है वो अपने ऑब्टेन करेंगे। अब इसमें आप कार वाला एग्जांपल भी ले सकते हो कि एक राम है, एक श्याम है। श्याम के पास 2 कार हैं, एक ऑल्टो है और एक स्विफ्ट है, दोनों व्हाइट कलर की हैं। इसने कहा राम ने कि मैं तेरी कार 3 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूं। मैं जो तेरी व्हाइट कार है वो 3 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी हूं। अब राम ने कौन सी कार के लिए कहा होगा? स्विफ्ट के लिए। पर श्याम को लगा कि वो मेरी जो आल्टो है वो 3 लाख रुपए में खरीदने के लिए रेडी है। अब श्याम तो मन में काफी खुश हुआ होगा कि जो मेरी कार है इसकी मार्केट वैल्यू तो है मान लो 2 लाख रुपए, और ये मेरी 2 लाख वाली कार के 3 लाख रुपए दे रहा है। तो इसने कौन सी कार समझी? स्विफ्ट। इसने कौन सी के लिए दिया? ऑल्टो के लिए। तो यहां पे कंसेंट नहीं होगा। कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी होगा जब दोनों पार्टी सेम सब्जेक्ट के लिए एग्री करें। अब कंसेंट से ही मिलता जुलती अपनी अगला टॉपिक है, वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कि उसने एक्सेप्टेंस तो दे दिया, उसने प्रपोजल तो दिया, बट जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दिया वो अपनी मर्जी से दिया, किसी पर्सन के दबाव में आके, किसी पर्सन के कहने के, किसी के डर से नहीं दिया। मान लो मेरे पास
ये मार्कर है, मार्कर की मार्केट वैल्यू लगभग 30-35 रुपए का मार्कर आता है मार्केट में। एक डाकू आया मेरे पास, उसने मेरे सिर पे बंदूक रखी, कहा मुझे ये 2 रुपए में मार्कर बेच दे। अब क्या मैं जो उसे मार्कर बेचने के लिए रेडी होऊंगा, अपनी मर्जी से होऊंगा? नहीं, मैं उसके डर में आके होऊंगा, क्योंकि उसने मेरे सिर पे बंदूक रखी हुई है। अगर मैं उसको मना करूंगा तो वो मुझे मार के मार्कर ले जाएगा, अगर मैं उसे हाँ कर दूंगा तो वो मुझे छोड़ देगा और 2 रुपए में मेरा मार्कर ले जाएगा। तो उस वजह से मुझे नुकसान हुआ। तो जो मैंने एक्सेप्टेंस दिया, क्या अपनी मर्जी से दिया? अगर मेरा एक्सेप्टेंस मेरी मर्जी से नहीं होगा, मेरा जो कंसेंट है वो फ्री नहीं होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, कौन बताएगा ये वैलिड है या नहीं है, या उसका कंसेंट फ्री था नहीं था, वो आगे अपना चैप्टर है, वहां अपने इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अगर एक्सेप्टेंस वो अपनी मर्जी से नहीं देगा तो फ्री कंसेंट नहीं होगा। अब अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ टॉपिक बताए गए हैं या कुछ सिचुएशंस बताई गई हैं जहां जहां कंसेंट फ्री नहीं माना जाता। सबसे पहले कोरिशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब हर टॉपिक पे अपने बाद में जाके धीरे धीरे पूरा डिस्कस करेंगे कि कोरिशन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है और मिस्टेक क्या होता है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि डाकू ने मेरे सिर पे बंदूक रखी, कहा मुझे ये मारकर 2 रुपए में बेच दे, तो वो कोरिशन का एग्जांपल है, जब वो डरा के जोर जबरदस्ती से उसको धमका के या मेंटल प्रेशर में उससे वो चीज की एक्सेप्टेंस ले ले। अब आगे अपना टॉपिक देख, नेक्स्ट अपना एसेंशियल देखते हैं, जो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कंसिडरेशन होता है कि जब, जो अपना एग्जांपल था वही वापस लेते हैं, मैं एक शॉपकीपर के पास गया, मैंने चेयर, टेबल, सोफा और अलमीरा, ये चारों चीजें परचेज करनी थी। अब इसका मान लो टोटल बिल बना 2 लाख रुपए। अब ये मुझे सामान देगा और बदले में मैं इसको 2 लाख रुपए दूंगा, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या होगा? ये चारों चीजें। और शॉपकीपर के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? ये 2 लाख रुपए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट पे ही रह जाएगा। अब कंसिडरेशन में कंसिडरेशन कम हो सकता है, पर कंसिडरेशन का होना जरूरी है। इसीलिए मैंने जैसे मेरे लास्ट एग्जांपल में कहा कि मैं मार्कर 2 रुपए का सेल करने के लिए रेडी हुआ, या उसने कहा कि मैं 2 रुपए में खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब कंसिडरेशन कुछ केसेस में नहीं होता, जब अपने कंसिडरेशन वाला चैप्टर करेंगे आगे, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, तो उन केस फिर भी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड माने जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उन एक्सेप्शंस के अलावा हर केस में कंसिडरेशन का होना जरूरी है। अब कंसिडरेशन के बाद नेक्स्ट है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को लेके प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हुई, वो ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। अब जैसे अपने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, एक राम नाम का पर्सन है, वो किसी गैंगस्टर के पास गया, जी के पास, कि मुझे इस एस को मरवाना है, ये बिजनेस में मेरा कॉम्पिटिटर है मुझे काफी लॉस हो रहा है इस एस की वजह से, तो मुझे इस एस को मरवाना है। इसने प्रपोजल दिया, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया। एनफोर्सेबल बाय लॉ को अपने एक बार नहीं देखते। इसने प्रपोजल दिया, एक्सेप्टेंस दिया, एग्रीमेंट बन गया। सेकंड अपना जो एसेंशियल है सेटिस्फाई हो गया। फिर 2 पार्टीज हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी है, मान लो अपने अज्यूम करते हैं। फिर कंसेंट भी दिया उसने, फ्री कंसेंट भी है,
कंसिडरेशन भी कहा कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा। पर क्या ये जो ऑब्जेक्ट है कि एस को मरवाना है, क्या ये ऑब्जेक्ट लीगल है? क्या लॉ अपने को इस चीज की परमिशन देता है कि आपको जो पर्सन परेशान कर रहे हैं, जो पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसे मरवा दो, या आप उसे जान से मरवा दो, उसको किडनैप करवा लो, या कुछ ऐसा कर लो? लॉ अपने को इस चीज की परमिशन नहीं देता। तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ये लीगल नहीं है। अब सेम अपना जैसे अभी एग्जांपल था शॉपकीपर वाला, फर्नीचर वाला, जो फर्नीचर वाले केस में मेरा ऑब्जेक्ट था कि मैंने चेयर, सोफा, टेबल, अलमीरा परचेज करनी है, क्या ये मेरा ऑब्जेक्ट लीगल है? बिल्कुल लीगल है। लॉ मुझे इस चीज की परमिशन देता है कि मैं किसी से भी कुछ भी परचेज कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट का लीगल होना, ऑब्जेक्ट का सही होना बहुत जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर ऑब्जेक्ट सही होगा तभी आप उसे इन्फोर्स करवा पाओगे, अदरवाइज आप उसे इन्फोर्स नहीं करवा पाओगे। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जिस पर्सन को या जो पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट की है वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकती है या नहीं कर सकती। मतलब वो पर्सन लॉ की नजरों में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इस केस में लॉ ने 3 पर्सन्स को मना किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए: माइनर, अनसाउंड माइंड और शॉर्ट में लिख देते हैं पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सबसे पहले है माइनर। माइनर का मतलब आप सभी को पता होगा, वो पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम की होती है वो माइनर होता है। यानी कि जिस पर्सन की एज 18 साल से कम है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एग्रीमेंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आज एक 10 साल का, 15 साल का या 17 साल का कोई भी पर्सन है, उसकी जो सोचने की कैपेसिटी है, जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक 20 साल के या 22 साल के पर्सन के कंपैरिजन में कम होती है। जैसे जब अपने मान लो कोई 10 साल का बच्चा है उसने स्कूल में जाना है तो पेरेंट्स छोड़ के आते हैं, या स्कूल वाला जो भी व्हीकल है वो उसको लेके चला जाता है। फिर उसको मार्केट से कोई सामान लेना है तो कोई भी फैमिली मेंबर जाके उसकी हेल्प करते हैं। पर जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो खुद के काम खुद करना स्टार्ट कर देता है। तो जो माइनर है, अब उसको अपने अगर कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं है, उसको लॉ के बारे में नहीं पता, लॉ क्या होता है, लॉ का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब कोई सामने वाला पर्सन, मान लो एक माइनर है, एक एग्जांपल के थ्रू अपने समझते हैं, एक ए नाम का माइनर है, अब एक सी नाम का पर्सन आया, वो कहता इस माइनर के नाम पे एक घर भी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, जो इसको गिफ्ट मिला था अपने पेरेंट्स से, एक घर माइनर के नाम है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब सी आके कहता कि यार मैं तुझे तेरे घर के 50 लाख रुपए दे दूंगा। माइनर को नहीं पता कि उसके घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, वो कहता कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दे दूंगा। अब सपोज इसकी एज 15 साल है। अब 15 साल की एज में बच्चों को मोबाइल का, गेम्स का, जैसे अभी रिसेंटली PS5 लॉन्च हुआ है तो नई नई गेम्स का शौक होता है। उसने कहा कि मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, इसमें तू नया मोबाइल फोन ले सकता है, लेटेस्ट मोबाइल फोन ले सकता है, लेटेस्ट गेम ले सकता है, सब एक अच्छी LED लगवा सकता है घर पे जिसपे तू गेम खेलेगा, एक साउंड सिस्टम अच्छा हो सकता है, काफी सारे फीचर्स तू ऐड कर सकता है। तो वो उससे अट्रैक्ट हो गया कि हाँ मुझे घर का क्या करना है, मेरे पास तो ऑलरेडी घर है, उसे घर की वैल्यू भी नहीं पता। वो कहता कि हाँ ठीक है मैं तुझे 50 लाख रुपए में घर बेच दूंगा। तो अब सी जो है यहाँ 50 लाख रुपए का बेनिफिट कर गया, 1 करोड़ रुपए का घर वो उससे 50 लाख रुपए में खरीद लिया। मतलब माइनर को समझ नहीं थी। तो इसी तरह से किसी और माइनर का ऐसे नुकसान ना हो, कोई और ऐसे किसी का बेनिफिट ना उठा ले, माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया गया। इसके भी कुछ आगे एक्सेप्शंस हैं, जब अपने इस चैप्टर को आगे डिटेल में करेंगे तो वहां अपने इस चैप्टर को समझेंगे। अब अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड ऐसे वो पर्सन होते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती। अब अगर आपने कोई देखा भी हो, जैसे कई बार क्या होता है अपने नॉर्मल स्ट्रीट्स में देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे घूम रहे होते हैं, वो किसी पे भी उठा के पत्थर मारना शुरू कर देते हैं,
किसी को भी गलत बोलना स्टार्ट कर देते, तो उनको अपने अनसाउंड माइंड का कहते हैं। अब ऐसा कोई अनसाउंड माइंड है जिसे कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसे पढ़ने लिखने का भी कुछ नॉलेज नहीं, जिसे यही नहीं पता कि एबीसी क्या होती है, अब उसे आप कहीं भी अंगूठा लगवा लो, उससे कहीं भी साइन करवा लो, तो उसे नहीं पता ये क्या था, क्यों साइन करवाया आपने, और आपने उससे साइन करवा के उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली या उसको लॉस करवा दिया, तो ऐसे पर्सन को भी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया है। आगे है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में ऐसे लोग आते हैं जिनको लॉ ने ही स्ट्रिक्टली मना किया कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब मान लो विजय माल्या, विजय माल्या का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनकी किंगफिशर कंपनी भी थी, जिन्होंने इंडिया में फ्रॉड करके यानी कि बैंक से लोन लेके लोन को रीपे नहीं किया और फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गए। अब मान लो विजय माल्या इंडिया में वापस आ जाता है, वो अपने सारे के सारे उसका लमसम 9,000 करोड़ उसका ड्यू है जो उसने गवर्नमेंट को पे करना है, बैंक्स को पे करना है। वो कहता है कि मैं सारा का सारा आके भर देता हूं, पर क्या बाद में कोई दोबारा उसे लोन देने का रिस्क लेगा? पहले ही उसे लोन दिया, वो लेके भाग गया, फ्रॉड कर दिया। अब जब वो वापस आएगा तो क्या कोई दोबारा उसको पैसे देने का रिस्क लेगा? नहीं लेगा। तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में डाल देती है, यानी कि ऐसे लोगों को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। अब अभी तक आपने देखा मोर देन 2 पार्टीज, एग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कंसेंट, फ्री कंसेंट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। अब नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो भी अपना ऑब्जेक्ट था या जिस ऑब्जेक्ट को लेकर अपनों कॉन्ट्रैक्ट किया या एग्रीमेंट किया, वो एग्रीमेंट सच में परफॉर्म भी किया जा सकता है। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को लेके प्रपोजल किया, उस पे एक्सेप्टेंस मिली, वो ऑब्जेक्ट या वो जो सब्जेक्ट है अपना, वो बाद में परफॉर्म किया जा सकता है। जैसे अब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं तुझे तारे तोड़ के ला दूंगा, तो क्या तारे तोड़ के लाना पॉसिबल है? क्या आप खुद सोच के देखो, क्या कोई ऐसी चीज करना पॉसिबल है कि मैं तेरे तारे तोड़ के ला दूंगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉसिबल है? नहीं है। अब सेम अपने एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब एक ए नाम का पर्सन और एक बी नाम का पर्सन है। ए ने बी से कहा कि तू मुझे 1 लाख रुपए दे, मैं तुझे 10 मिनट में रुपए डबल कर दूंगा जादू से। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई जादू से उसके रुपए डबल कर दे 10 मिनट में? क्या ये ऑब्जेक्ट आपको, या ये जो अपना ऑब्जेक्ट है, ये आपको पॉसिबल लगता है कि ये चीज हो सकती है? 2 सेकंड आप सोच लीजिए, क्या आपको लगता है कि वो 10 सेकंड में उसके रुपए डबल कर देगा? नहीं करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अपना, ये पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ उसके साथ फ्रॉड के इंटेंशन से या उसको नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से उसके साथ ये कर रहा है। तो जो ऐसे हैं, जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं हो पाते परफॉर्म करना। अब पॉसिबल क्या है? राम ने कहा श्याम को कि मैं तुझे अपना घर बेचना चाहता हूं। यहां ये कह रहा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, क्या तुझे खरीदना है? श्याम कहता कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं। क्या घर बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्या घर बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, घर बेचने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राम जिसे भी चाहे अपना घर बेच सकता है। तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है ये पॉसिबल है परफॉर्म करना। अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आपको क्लियर हो गया होगा। आपने दोनों एग्जांपल से देखा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट पॉसिबल होते हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होते। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए, या ऑब्जेक्ट अपना क्लियर हो गया, कंसीडरेशन है उसमें, बट सर्टेन नहीं है कि क्या होगा। जैसे अपने यूजुअली मान लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो,
आपके पास फोन है कि कितनी देर में पहुंच जाओगे, आपने कहा मैं 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब 5 या 7 मिनट, क्या ये सर्टेन है कि 5 मिनट में या 7 मिनट में? सर्टेन नहीं है, तो यहां पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है। सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम ने कहा कि शाम को तू मेरा घर खरीद लेगा, श्याम ने कहा हाँ मैं खरीद लूंगा। राम ने पूछा कितने रुपए देगा, वो कहता 20-25 लाख रुपए दे दूंगा। अब 20-25 लाख में क्या मीनिंग सर्टेन है कि वो 20 लाख रुपए देगा, 25 लाख रुपए देगा, 20 लाख 10,000 रुपए देगा, या 22 लाख रुपए देगा, 23 लाख रुपए देगा? मीनिंग सर्टेन नहीं है। तो जिन भी कॉन्ट्रैक्ट्स में मीनिंग सर्टेन नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जिन भी कॉन्ट्रैक्ट में मीनिंग सर्टेन नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए मीनिंग का या अमाउंट का, कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस का सर्टेन होना जरूरी है। अगर सब कुछ सर्टेन होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो पाएगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली कोई भी लीगल चीज को लेके अपने को नहीं बताया गया कि आपको ये करना है या ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। बट जिस स्टेट में अपने रह रहे हैं, जैसे अभी अपने राजस्थान स्टेट में है, तो राजस्थान स्टेट के कोई अलग से रूल्स हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, किसी चीज को लेकर, तो उनका अपने को कंप्लायंस करना पड़ेगा। जैसे आपने भी रिसेंटली देखा हो तो रेंट एग्रीमेंट को लेके, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं अपने, रेंट एग्रीमेंट को लेके स्टेट गवर्नमेंट ने ये रूल रख लिया कि कम से कम 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये एग्रीमेंट होना चाहिए। तो अगर आपने किसी से भी रेंट एग्रीमेंट करना है तो वो तभी वैलिड होगा जब वो 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपने को ये चीज नहीं कही, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तो अपने को ये नहीं कहा कि आपको 500 रुपए पे करना है, पर जिस स्टेट में अपने रह रहे हैं, जिस स्टेट में अपने गवर्न हो रहे हैं, उस स्टेट ने अपने पे रूल लगा दिया कि आपको 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे ये एग्रीमेंट करना है। तो जो भी स्टेट के अंदर अपने कवर हो रहे हैं वहां के भी रूल्स को अपने को कंप्लाई करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप में से कई सोच रहे होंगे कि सर आपने क्लास में तो सेक्शन बताए थे, इसका आपने सेक्शन ही नहीं बताया कि ये जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये कहाँ लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं। सेक्शन 10 में ये सारे के सारे एसेंशियल्स अपने को दिए हुए हैं कि इन एसेंशियल्स को अपने को फॉलो करना है। अगर ये एसेंशियल्स होंगे तभी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। जो लास्ट एसेंशियल है वो है अपना एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब है कि ऐसे एग्रीमेंट जिन पे लॉ ने ही स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आप ये एग्रीमेंट या इन चीज को लेके आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने ओपीएम का सुना होगा, ओपीएम जिसे अपने लोकल लैंग्वेज में अफीम कहते हैं, कि अगर आपने ओपीएम की फार्मिंग करनी है तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगा, वो आके आपकी जगह को देखेंगे और जितना भी ओपीएम आप उसमें फार्म करोगे वो सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे परचेज करेगा और वो मेडिसिन में यूज किया जाएगा। तो आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ओपीएम की फार्मिंग नहीं कर सकते। तो एक तरह से एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड वॉइड है, मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए कोई भी नॉर्मल पर्सन इस एग्रीमेंट को नहीं कर सकता। अब अदर एग्जांपल जैसे अपने घर खरीदने वाला देखा था या घर बेचने वाला, कि मैंने हाउस सेल करना है या हाउस परचेज करना है, तो क्या हाउस खरीदने या बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो हाउस है वो एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड में आता है। मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिन पे गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है, जिनको आप अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से, फ्री कंसेंट से कभी भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में अपनों ने देखा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार अपने रिपीट करते हैं, साथ साथ आप बोलना मेरे। सबसे पहले था प्लुरैलिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि मोर देन 2 पार्टीज। सेकेंड नंबर पे देखा अपनों ने एग्रीमेंट।
थर्ड पे देखा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फोर्थ पे देखा कंसेंट, फ्री कंसेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, और लास्ट अपने देखा था कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। ये सारे के सारे एसेंशियल्स जिस कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होंगे या जिस कॉन्ट्रैक्ट में सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। जिस भी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में ये एसेंशियल्स नहीं होंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो होप्स आपको सारे के सारे एसेंशियल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।